हेलो स्टूडेंट्स, डीएनए कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस सेशंस को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस बता देना चाहता हूँ। जो भी इस साल 2024 में नवोदय एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं बच्चे, या फिर जो सोच रहे हैं कि हम 2024 में नवोदय फिर सैनिक एंट्रेंस एग्जाम देने की, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पे आपको सारे एरिथमेटिक के सेक्शंस करवाए जाएंगे। और जो बच्चे आपके नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके बोथ हिंदी, इंग्लिश और आपका एसएमएस मीडियम में ये लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि 2023 में जो 29 अप्रैल को एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। और हर साल की तरह इस बार भी हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। तो 24 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं इस बार 2023 एग्ज़ाम में। अगर आपको किसी को भी अगर ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लेने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, तो आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं सारे आपके जो भी डाउट या फिर क्वेरीज होंगे। आप सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को या फिर इस सेशंस को अच्छे से आपके सभी फ्रेंड को आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और कुछ ना कुछ सीख सकें। हम आज इस वीडियो में 2023 में जो हो चुका है एग्ज़ाम 29 अप्रैल को, उसका हम एरिथमेटिक सेक्शंस का जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे वो सॉल्व करने वाले हैं। आपको हर दिन एक नया नया सेशंस मिलेगा, हर दिन आपको एक नया नया अपडेट मिलेगा। तो आप इसी चैनल पे बने रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार 2024 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है और वो भी जनवरी में होने वाला है। असम के जो भी स्टूडेंट्स इस बार अपेयर होने चाहते हैं, तो 2024 में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। 2 फेज में एग्ज़ाम होने को है। एक आपका दिसंबर में होगा, जो कि कुछ तवांग डिस्ट्रिक्ट या फिर कुछ भी मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं प्रोस्पेक्टस में, मैं आपको देख के एक बार बोल दूंगा अच्छे से। और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट का तो आपका जनवरी 2024 में 20 तारीख को होने वाला है, उसमें से असम इंक्लूडेड है। और ये असम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, तो आप बिल्कुल ही इसे मिस मत कीजिए। चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं आज के इस सेशंस को। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और एक बात याद रहे, भले ही आपको क्वेश्चंस गलत हो जाए फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने के बाद या फिर कुछ करने के बाद, तो उसके बाद आप फिर दोबारा देखें और फिर से आप ट्राई करें, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, क्योंकि हर साल आपको कट ऑफ ये बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। नीचे दिए गए जो चार ऑप्शन है, उनमें से कौन सा नंबर 3, 4, 5 और 6 से डिविजिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 1 से लेके आप कंप्लीट 12, 13 तक आप याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या होता है। अब मैं फटाफट बोल देता हूँ कि हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अगर मुझे 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो 3, 2, 4, 6 कोई एक नंबर है, वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आप ये सारे डिजिट को आपस में प्लस कर दो। जैसे 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, फिर इसको सम अप कर दो, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15, 15 हो गया। और ये 3 से अगर ये 15 को डिविजिबल है, बिल्कुल है 5, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अगर 4 का डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है, तो 4 के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो भी नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3462, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 62 है। ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 5 का, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो और 5 हो,
तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और उसी तरीके से अगर हम 6 का देखें, 6 का डिविजिबिलिटी एकदम ही ईजी है, क्योंकि ये जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल हो जाए वो 6 से भी हो जाना है, क्योंकि 6 का ही फैक्टर है ये 2 और 3। तो जल्दी से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते थे ये 36, क्योंकि आपका डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 5 में देखिए, 5 का डिविजिबिलिटी तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट 0 और फिर 5 होगा। यहाँ पे 0 और 5 दोनों नहीं है, तो आप यहाँ से एलिमिनेट करके इसको कैंसिल कर सकते थे। अब आते हैं 60 पे, चेक कर लीजिए कि जाता है कि नहीं। बिल्कुल 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 3 से भी हो जाएगा, क्योंकि ये 6 प्लस 0 करोगे डिजिट का सम, तो फिर 3 से ये 2 टाइम चला जाएगा। बिल्कुल 6 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। चलिए अभी तक तो ये जा रहा है। 80 चेक कर सकते हैं आप, 3 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं जाएगा। अब डी देखिए ऑप्शन, बिल्कुल ये 4 से नहीं जाएगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 4, 4 इंटू 20, 80, रिमाइंडर 10, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। क्वेश्चन पूछा गया है कि 360 ग्राम कितना प्रतिशत है 3 kg का। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस पे, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे 360 ग्राम दिया गया है और 3 kg का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए ग्राम दिया गया है यूनिट, और यहाँ पे kg है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप यूनिट को पहले सेम कर लीजिए, या तो ग्राम को kg पे लेके चले जाइए, या फिर kg को आप ग्राम पे लेके चले जाइए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस kg को ग्राम पे लेके चला जाता हूँ। 1 kg में कितना ग्राम होता है बोलोगे बच्चों? तो बोलोगे सर 1000 ग्राम होता है। तो 3 kg में कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 3000 kg, 3000 ग्राम, 3000 ग्राम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था 3000 ग्राम। अब बताओ कितना परसेंटेज है? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसको 360 ग्राम ऊपर लेके जाओ, डेनोमीटर पे आप 3000 ग्राम लिखो, परसेंटेज पे लेके जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 3 से इसको 12 टाइम, तो आपका हो जाएगा 12% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, माई वॉच शो 7:05 AM, इट इज़ 25 मिनट्स फास्ट, द करेक्ट टाइम इज। देखिए मेरे घड़ी है जो बज रहा है 7:05 हो रहा है सुबह का, और ये 25 मिनट फास्ट है। तो बोल रहा है उसका एक्चुअल टाइम कितना होगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि 7:5 अगर अभी ये टाइम है जो 25 मिनट फास्ट है, 25 मिनट फास्ट है, मैं अगर एक्चुअल टाइम बोलूँ तो इससे 25 मिनट पहले का जो टाइम होगा वो एक्चुअल टाइम होगा, एक्चुअल टाइम होगा। तो हमें इस टाइम को माइनस करना है। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये 07 ये आवर है, और ये 05 ये मिनट हैंड है। हमें इस मिनट हैंड से ही तो 25 को माइनस करना है। पर यहाँ पे देखो आप, इस मिनट हैंड पे 05 है और ये 25 है, 5 मिनट से हम 25 मिनट को माइनस नहीं कर सकते। और ये ऐसे क्वेश्चंस कैलेंडर और आपका जो टाइम का है ना, बस वहाँ पे कुछ होता नहीं है, बस वो प्लस माइनस का ही खेल होता है। तो आपको टाइम को घटाना और वो बढ़ाना आपको आना चाहिए। तो आप एक काम करो यहाँ से, अब ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे 7 है, 7 आवर्स 05 मिनट, बिल्कुल। तो इस 7 से ना मैं 1 आवर लेके आता हूँ इधर। आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट आता है, तो मैं इस 1 आवर को इधर लेके आऊँगा। तो इधर लेके आते ही, राइट हैंड साइड पे लेके आते ही, तो 07 यहाँ पे था, और ये 05 मिनट यहाँ पे लिखा है मैंने। तो जैसे मैं 1 आवर इधर लेके आऊँगा, तो बच्चों यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 मिनट ऑलरेडी था ही, तो इसके साथ और एक 60 मिनट ऐड हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि मैं 7 से -1 करके इधर लेके आया, तो बेटा यहाँ पे 6 आवर्स हो जाएगा, और ये 65 मिनट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था 06 65। अब मैं इस 25 को इससे माइनस कर सकता था, देखो 0, 6 - 2 4, और ये 6।
मतलब 6:40 AM उसका एक्चुअल टाइम था। ये ऑप्शंस गलत है, आप यहाँ पे ऑप्शंस को एक बार ध्यान देना, कहीं ना कहीं से ऑप्शन कहीं पे आपका 6:40 6:40 या फिर AM होना चाहिए, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप एक बार चेक कर लेना ऑप्शन को। The length, width and height of a water tank are 11 meter, 10 meter and 9 meter respectively. The tank is filled with water up to 6 meter height. The empty portion of the water tank each. देखिए एक टैंक बोला गया है, वाटर टैंक, और बोल रहा है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 10, 11, 10 और 9 मीटर है। बिल्कुल, चलिए हम एक आपका टैंक ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी एक टैंक को ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए एक टैंक है, मान लीजिए टैंक है, बोला इसका लेंथ 11 मीटर है, इसका ब्रेथ 10 मीटर है और इसका ये हाइट 9 मीटर है। 9 मीटर। द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू 6 मीटर हाइट। अब बोला है कि ये हाइट जो है आपका 6 मीटर तक पानी भरा पड़ा है, 6 मीटर तक यहाँ तक पानी भरा पड़ा है, और पूछ रहा है द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक। एम्प्टी पोर्शन, खाली पोर्शन, जो ये खाली वाला पोर्शन है वो कितना है। तो देखिए, अगर देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर 6 मीटर तक इसका हाइट अगर फिल्ड है तो मैं बोल सकता हूँ ये 3 मीटर इसका खाली होगा। तो 3 मीटर अगर खाली होगा तो बच्चे यहाँ पे लेंथ तो 11 मीटर ही होना है और इसका ब्रेथ तो 10 मीटर ही होना है। तो मुझे खाली फ्रैक्शन, एम्प्टी पोर्शन अगर निकालना है, एम्प्टी पोर्शन, एम्प्टी पोर्शन अगर निकालना है तो बच्चों इसका टोटल वॉल्यूम अगर मैं निकालूं, टोटल वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो L इंटू बी इंटू एच होता है इसका। अगर ये एम्प्टी पोर्शन का मैं वॉल्यूम निकालूं, L एम्प्टी इंटू ब्रेथ एम्प्टी पोर्शन का और हाइट एम्प्टी पोर्शन का, तो ध्यान देना बच्चों, इस लेंथ तो 11 ही होना है, 11 मीटर वो तो सेम ही होगा, 10 मीटर तो उसका आपका ब्रेथ ही होना है एम्प्टी पोर्शन का, और हाइट जो होगा वो 3 मीटर होना है, यहाँ पे 3 मीटर होगा। और ये टोटल पोर्शन है, यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हो, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम देखो, लेंथ तो 11 मीटर ही होना है, 10 मीटर आपका ब्रेथ ही होना है, और आपका हाइट जो है, टोटल हाइट वो 9 मीटर है। देखो 11 मीटर से 11 कटा, 10 से 10 कटा, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम, मैं बोल सकता हूँ 1/3 फ्रैक्शन आपका एम टी था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी था, 1/3 पोर्शन एम टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द डिफरेंस, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस पे ना आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। अगर लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत होंगी। आजकल आपके एंट्रेंस जो भी एग्जाम हो, सैनिक हो या फिर नवोदय हो, तो यहाँ पे आपका वन लीनियर क्वेश्चंस पूछे आजकल नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे आपका स्टेटमेंट वगैरह दिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो आपको पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। इसका लैंग्वेज स्ट्रांग है, वो बिल्कुल आपका मैथ्स भी अच्छे से कर लेगा। ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल नहीं होते हैं, बस समझना होता है। क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ो, उसके बाद ही सॉल्व करो। The difference between the cost price and selling price of a commodity is rupees 240. If the profit is 20%, then the selling price is, देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, पहले आप वो लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस SP माइनस CP का डिफरेंस जो है वो 240 है, और बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज उसका हुआ है, प्रॉफिट परसेंट अगर 20% हुआ है, तो बोल रहे सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस बताओ। तो बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको डाटा लिखना ज़रूरी है कि डाटा क्या क्या दिया है, क्वेश्चंस में क्या क्या डाटा अवेलेबल है और मुझे उससे क्या मतलब निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। बिल्कुल, प्रॉफिट परसेंट आपका दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट तो 20% है,
इक्वल टू प्रॉफिट। देखिए एस पी माइनस सी पी और कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट का ही फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे लिख सकते हैं 240 भाई सी पी कितना था हमें नहीं पता, सी पी हमें निकालना है इंटू 100। तो ध्यान देना आप 20 इक्वल टू 240 बाई सी पी इंटू 100, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 20 सी पी इक्वल टू 240 इंटू 100, सी पी इक्वल टू 240 इंटू 100 बाई 20, जीरो जीरो कैंसिल, 2 से 240 को 120 टाइम 120 इंटू 10 1200 रुपीज़। ध्यान देना ये सीपी निकला है, सीपी निकला है 1200। हमें पूछा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालने के लिए थोड़ी देर पहले ही देखा था एस पी माइनस सी पी इक्वल टू 240 था। तो एस पी अगर हम इधर रखते हैं, सी पी को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, 240 प्लस सी पी हो जाएगा। तो 240 प्लस 1200 इक्वल टू 1440। ये सेलिंग प्राइस आपका 1440 हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान देना आपको यहाँ पे सीपी नहीं पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीपी ही मार के आए थे जो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन से आप बचा करो और ध्यान से देखा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चंस आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बोला था बिल्कुल ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं और थोड़े बड़े दिए जाते हैं ताकि आप पढ़ के समझ जाए, और लैंग्वेज भी चेक किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस पे कि आपका लैंग्वेज कितना स्ट्रांग है। जिस बच्चे का लैंग्वेज स्ट्रांग है वो ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेगा। देखिए 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स a distance of 1 kilometer in 2 minutes. It crosses another stationary train in 4 minutes. The length of the stationary train is, बोला गया है एक 1250 मीटर का लॉन्ग ट्रेन है जो एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 किलोमीटर। जो डिस्टेंस बोल रहा है 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू 1 किलोमीटर। बिल्कुल डाटा ये दिया गया है, और टाइम बोल रहा है 2 मिनट, टाइम दिया है 2 मिनट। ध्यान देना, तो यहाँ से ना इस ट्रेन का मैं स्पीड निकाल सकता था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बेटा देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर है और यहाँ पे मिनट है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं लेके चला जाता हूँ मीटर पे, और इस 2 मिनट को मैं लेके जाऊँगा सेकंड पे, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड। मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकता हूँ, तो डिस्टेंस की जगह पर मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ और टाइम के जगह पे 120 सेकंड लिख सकता हूँ। ये जीरो से जीरो कैंसिल, मैं बोल सकता हूँ 100/12 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ तक ही रखने देता हूँ, रख देता हूँ सेक्शन पे ही, इसको मैं कुछ डेसिमल पे कन्वर्ट नहीं करूँगा, नहीं तो कैलकुलेशंस में दिक्कत आएंगी। अब ध्यान से पढ़ो। अब बोल रहा है ये ट्रेन एक दूसरा स्टेशनरी ट्रेन है, जो ट्रेन रुका हुआ है। ऐसे कभी पूछा जाता है कि ट्रेन आपका स्टेशनरी है, ऐसे ही पूछा जाता है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, किसी पोल को क्रॉस कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही मतलब कॉमन होते हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए पोल दे देगा, कभी प्लेटफॉर्म दे देगा, कभी आपका ट्रेन ही दे देगा जो खड़ा है, तो आप उसको एक प्लेटफॉर्म के जैसे ही ट्रीट कीजिए। तो उस मान लीजिए उस आपका जो ट्रेन है जो रुका हुआ है उसको आपको प्लेटफॉर्म ही पकड़ लेना, तो कुछ उसमें कुछ मतलब गलत होने के चांसेस नहीं है। वो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो आपका प्लेटफॉर्म मूव करने वाला है, वो स्टेशनरी ही है। तो भले ही ट्रेन हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, एक बात एक ही है। अब यहाँ पे बोला गया कि वो जो आपका ट्रेन है जो स्टेशनरी ट्रेन है जो रुका हुआ है, उस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको टाइम ले रहा है 4 मिनट। ऑब्वियसली स्पीड उतना ही होगा, इस केस के लिए तो स्पीड उतना ही होगा, और टाइम ले रहा होगा आपका 4 मिनट, टाइम ले रहा होगा 4 मिनट। तो अब मैं यहाँ इससे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि इस 4 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में अगर 60 सेकेंड होता है, अगर 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है तो 4 मिनट में आपका 240 सेकेंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 240 सेकेंड, 240 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ स्पीड इंटू टाइम। तो ध्यान से देखो बच्चों, स्पीड कितना था
100/12 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम कितना था 240 सेकेंड। देखिए 12 से ये कट जाएगा 20 टाइम, और यहाँ पे आपका 2000 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस। ये 2000 जो मीटर है ना बच्चों, वो टोटल डिस्टेंस है। ये स्टेशनरी ट्रेन और जो मूविंग आपका ट्रेन था, जो जो ट्रेन इसको स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस किया, तो मैं ये टोटल डिस्टेंस आपका 2000 मीटर है। उसमें से ये मूविंग ट्रेन का तो डिस्टेंस आपका 1250 मीटर दे ही दिया गया है ना ऑलरेडी। तो इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इज 2000 माइनस 1250, जो होता है 750 मीटर। आपका आंसर था सी। हमें स्टेशनरी ट्रेन का पूछा था, तो हम स्टेशनरी ट्रेन का ही लेंथ निकालेंगे। टोटल लेंथ में से अगर हम मूविंग ट्रेन का लेंथ को माइनस कर देंगे तो स्टेशनरी ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा। अगर टोटल पूछा होता तो 2000 मीटर होता। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल हैविंग ए डायमेंशन ऑफ 12 मीटर इंटू 10 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं, तो बच्चों ये सब ध्यान से देखना। ये रूम एंड टाइल्स टाइप के क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। मेंसुरेशन चैप्टर पे ये पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान देना। यहाँ पे बस एरिया से डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं होता है। जो आपका जो ये टाइल्स का जो आपका डायमेंशन है ना, टाइल्स टाइल्स 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो रूम का है फ्लोर का डायमेंशन, रूम का डायमेंशन जो दिया गया है वह 12 मीटर इंटू 10 मीटर दिया गया है। तो ध्यान देना बच्चों, 12 मीटर और 10 मीटर है। यहाँ पे मीटर मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर। टाइल्स का लेंथ दिया गया या फिर ब्रेथ दिया वो सेंटीमीटर पे है, और कहीं ना कहीं रूम का जो डायमेंशन दिया गया है वो मीटर पे है। तो अब मैं यही बोलता हूँ कि आप हमेशा इस ना मतलब जो यूनिट है ना उसको आप सेम कर लो, ताकि कैलकुलेशन आपका अच्छा हो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1200 इंटू 1000 सेंटीमीटर रूम का डायमेंशन। और रूम का डायमेंशंस का अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लीजिए ये रूम है, ये बड़ा सा एक रूम है, मान लीजिए बड़ा सा रूम है, और ये छोटा सा एक टाइल्स है। ये टाइल्स जो होगा ये इस रूम के एरिया, इस अंदर वाले एरिया पोर्शन पे ही तो यहाँ पे पड़ेगा, इसको यहाँ पे ही तो मतलब लगाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जितना छोटा सा एक एरिया है, इस एरिया को अगर मैं यहाँ पे अगर इसको लाके अगर बैठाऊँ तो ऐसे छोटे छोटे टाइल्स यहाँ पे बिठाने के बाद ये सारा रूम का एरिया कवर कर लेगा, सारा रूम का एरिया कवर कर लेगा। तो मुझे एक टाइल्स का एरिया पता है और इस टोटल रूम फ्लोर का भी एरिया मुझे पता है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। बिल्कुल। तो एरिया ऑफ मुझे फ्लोर निकालना है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप का है ये। तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 1000। और एरिया ऑफ टाइल्स बिल्कुल ये रेक्टेंगल शेप का है, तो उसका भी आपका एरिया क्या हो जाएगा 10 इंटू 8। ये जीरो कैंसल। देखिए 8 से ये कितना टाइम जाएगा, 8 1 जा 8, 8 4150, और ये 15 आपका 000 निकल जाएगा। तो ये 15,000 आपको टाइल्स ज़रूरत होगी इस रूम के एरिया को फिलअप करने के लिए, जो ऑप्शन बी में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बच्चों में एक चीज़ आपको बता दूं,
सिंप्लीफिकेशन का हर साल आपका कम से कम JNVST में JNVST पे 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये 4 और 5 क्वेश्चंस बिल्कुल भी ही इजी होते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया कहीं ना कहीं ये ऊपर ये वेनिकुलम दिया गया है, इसको आप वेनिकुलम बोलते हो, वेनिकुलम। ये भी बहुत मस्त रूल एक आपने पढ़ा था, VBODMAS, वी वेनिकुलम होता है, फिर ब्रैकेट होता है, ये ऑफ डी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। तो ध्यान देना जो वेनिकुलम वाला होगा पोर्शन वो हम पहले सॉल्व करेंगे, जो 3 × 10 दिया गया है, बिल्कुल 3 × 10 दिया गया है। तो बाकी को हमें पहले कुछ बिल्कुल नहीं करना है, जैसे है हम वैसे ही लिखेंगे 10 × 10 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 माइनस 30, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखना, अगर हम भी बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद हम ये बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इस वाले पोर्शन को अभी सॉल्व करेंगे, बाकी को कुछ भी नहीं करना है। आप रूल को फॉलो कीजिए, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। प्लस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, देखिए आप 50 माइनस 30 करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट है, 50 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 20। ध्यान देना, आपको बस कुछ करना नहीं है, बस रूल को फॉलो कीजिए। अभी हम 400 डिवाइडेड बाई, अब इस वाले ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को देखो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा। फिर आपको 10 × 10 लिखना है, प्लस इस बड़े वाले को अभी सॉल्व करेंगे। देखो इस 80 को अगर 400 को डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना, आप साइड पे करके देख सकते हो। 400/80, ये 0 0 कैंसिल, 8 से फिर इसको 5 टाइम, बिल्कुल 5 टाइम, तो यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। देखो ये 10 × 10, अभी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन को पहले करेंगे। देखो 10 × 10 100, फिर प्लस 5 और ये हो जाएगा 105। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर इज, ये देखो 8 का डिविजिबिलिटी कहीं ना कहीं पूछा गया है। 8 का डिविजिबिलिटी मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ, ध्यान देना। मान लीजिए कोई डिजिट है ABCDE और उसको डिवाइडेड बाई 8 कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं 8 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको याद रखना है कि लास्ट का जो 3 डिजिट होंगे ना, अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। मान लीजिए 4 5 6 7 8, इसको आप 8 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे ये पूरा नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 6 7 8 को आप डिवाइड करो, 6 7 8 को आप डिवाइड करो 8 से, अगर वो डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा। तो इसका ऑप्शन डी था, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, ऑप्शन डी। सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है, मैंने बोला था डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेके 15 तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए डीलर गेट्स ₹56 लेस if instead of selling a chair at a gain of 15%, he sells it at a gain of 8%. The cost price of the chair is। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना, इस लैंग्वेज को आपको पढ़ के समझना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो तो आप क्वेश्चंस को अगर नहीं समझ रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। आपको बहुत अच्छे से लैंग्वेज समझना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक कोई डीलर कोई एक चीज़ 15% पे सेल कर रहा है, 15% पे सेल कर रहा है, तो उसका कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा ही, अगर परसेंटेज प्रॉफिट पे अगर सेल कर रहा है तो वो चीज़ नहीं है। तो ध्यान से देना,
कि मतलब क्वेश्चन पूछा क्या गया। 15% पे अगर वो गेन पे सेल कर रहा है, ठीक है, और फिर वो 8% पे सेल कर रहा है, ठीक है, मान लो एक चीज़ है, उसको 15% पे एक बार सेल कर रहा हूँ और फिर एक 8% प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूँ, तो दोनों पे सेल करने के बाद मुझे 56 रुपीज़ का, अगर 15% पे सेल करूँ कुछ फ़ायदा होगा, फिर 8% पे करूँगा तो उससे थोड़ा कम होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे को आ रहा है 56 रुपीज़ कम आ रहा है। तो बोल रहा है उसका सीपी कितना था, सीपी पूछ लिया उसने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ध्यान देना कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे, क्या पकड़ेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस कहीं पे दिया गया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो हम कॉस्ट प्राइस को ना कहीं एक्स मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, लेट द सीपी बी एक्स, हम सीपी को एक्स मान लेते हैं। चलो अगर मैं बोलूं कि उसको गेन हुआ है 15%, अगर 15% उसका गेन हुआ है तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी एट गेन 15%, तो उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो यहाँ से मैं लिख सकता था 100 प्लस 15 बाय 100 सीपी हमने इंटू सीपी हमने क्या पकड़ा था, एक्स पकड़ा था, तो ये 100 15 हो गया बाई 100 इंटू एक्स, ये हो गया एस पी गेन 15%। फिर ये बोला गया है कि एस पी एट गेन 8%, तो वहाँ पे भी वही होना है कि 108 बाई 100 एक्स, बिल्कुल 108 बाई 100 एक्स, एस पी एट ए गेन ऑफ 15%, एस पी एट ए गेन ऑफ 8%, इतना तो आ ही गया। तो इसके बाद आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में बोला ये गया है कि एस पी एट गेन 15% माइनस 56 इक्वल टू एस पी एट गेन 8%। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है और आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए एस पी एट गेन 15% माइनस 56 इक्वल टू एस पी एट गेन 8%। कहीं ना कहीं हमें ये मिला था 115 बाई 100 एक्स माइनस 56 इक्वल टू 108 बाई 100 एक्स। तो ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो एक्स का टर्म है मैं उनको ना एक तरफ ला देता हूँ, ये 115x हो गया और ये 100 हो गया, ये माइनस 108x बाई 100 और ये इधर 56। देखिए यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता था, ये 115x माइनस 108x इक्वल टू 56, 115 माइनस 108 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x बाई 100 इक्वल टू 56, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे 7x इक्वल टू 56 इंटू 100 x इक्वल टू 56 इंटू 100 बाई 7, 7 से ये 8 टाइम, तो कहीं ना कहीं कट के आपका आंसर 8 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 800 आ गया, 800 आ गया तो आपका CP हो जाएगा कितना, 800, क्योंकि x का ही हमने पकड़ा था CP, तो हम देखेंगे 800 ऑप्शन बी में था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।